गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी। आज ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल्स कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगा तभी तुम लोग जान पाओगे। सबको पता होता है कि मॉडल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे टेंस की बात हो, चाहे वर्ब्स की बात हो, चाहे कंडीशनल्स की बात हो, ठीक है। मॉडल्स हर एक जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे हैं सभी, तैयार हैं सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप में से जिन बच्चों का सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है, कैसा एग्जाम हुआ, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, इंग्लिश का कैसा लेवल था, एक बार वो भी अपना कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जुड़ जाइए सभी लोग। जुड़ गए भाइयों? सबको नमस्कार। तो हो जाओ तैयार साथियों, और मॉडल्स पढ़ने की हमें करनी है तैयारी। किस किस को ऐसा लगता है कि मॉडल्स जो है वो एक समस्या है? किस किस को ऐसा लगता है कि मॉडल्स एक समस्या है? कमेंट करके बताइए। राम राम बच्चों, सबको राम राम। ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे थे, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया बात है। क्वेश्चन बन गए मतलब, हाँ। जिसको ये पता कि कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो उसका मतलब उसने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। चल, देखो मॉडल्स में कुछ तो बेसिक सी बातें होती हैं, वो सबको ही पता होती हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो जैसे मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सबको ही पता है। कैन, परमिशन और एबिलिटी के लिए जो होता है सबको ही पता है। लेकिन ये जो हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं, इसके साथ में एक दिक्कत होती है कि जब हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, मान लो कोई चैप्टर है, सपोज मॉडल्स है, ठीक है, मॉडल्स टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है। तो जब हम एक पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कैन और मे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठी होती है कि कैन और मे का ही यूज करना है। ये हमारे दिमाग में पहले से सेट होता है। तो जहां पर हमें दिखाई पड़ा कैन, वहां हटा के हमने लिख दिया मे। जहां दिखाई पड़ा मे, वहां हमने हटा के लिख दिया कैन। चाहे हमें समझ में आया, चाहे हमें समझ में नहीं आया। लेकिन हमें पता है कि हाँ विल सेल पढ़ाए जा रहे हैं, तो जहां विल लिखा होगा वहां सेल लिख दोगे, ये गलती होगी। जहां सेल लिखा होगा वहां विल लिखना पड़ेगा, ये गलती होगी। लेकिन जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तब फिर हमारे क्या कहते हैं, वो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस जहां पर होते हैं, ठीक है, वहां पर हमें समस्या होने लगती है। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आपका टाइम बातों में ना लेते हुए सीधा काम की बात शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी जानकारी है सबके लिए, सबके काम की है। सबके का मतलब सबके, ठीक है। एक सीजीएल मेंस के लिए मेंस स्पेशल बैच है अपना, पता तो सबको होगा ही पहले से। सीजीएल मेंस स्पेशल बैच है, ठीक है। कंप्लीट कॉम्बो बैच है, इसमें पूरी टीम है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ है। एडमिशन ओपन है 9 सितंबर से, और इस बैच की लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 27 सितंबर से। 27 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप इसका ध्यान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन आ गया, हाँ लो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया। चलो, फाउंडेशन बैच किया था, मेंस के लिए बैच परचेज करने की जरूरत है क्या? मैंने तो ये भी नहीं कहा होगा कि आपको फाउंडेशन बैच परचेज करने की जरूरत रही होगी। देखो, ये क्वेश्चन है कभी दूसरे से पूछना ही नहीं चाहिए। मैं इसको दो तरीके से आपको आंसर कर देता हूं। एक सीधा सा आंसर, बड़ा टू द पॉइंट। Nobody else can tell you what is your requirement, ठीक। तो दूसरा आपको ये बता नहीं सकता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप खुद ही जान सकते हो। एक तो बड़ा सीधा सा आंसर फ्लैट, इसके बाद है इफ बट, सब खत्म।
फिर भी चलो आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। अगर आपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा है, मन से पढ़ा है, अच्छे से अपने रिवीजन किया है, अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं, तो मैं कहूंगा आप नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी अलग से करते रहो। कोई मॉक टेस्ट है, जैसे अभी आपको पता होगा कि एप्लीकेशन पर 30 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट की एक सीरीज आई है। मैं बता ही देता हूँ, आगे आगे बताना रहता, लेकिन चलो बात में ऐसी कर दी तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ये देखो, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपने फाउंडेशन बैच पढ़ रखा है, ठीक है, और आपने मेहनत की है, फाउंडेशन बैच में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस होती हैं, बहुत डिटेल में समझाया पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने फाउंडेशन बैच तमीज से पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से रिवीजन किया है, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स आपके रेडी हैं, तो फिर कोई दूसरा बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई जरूरत ही नहीं है। बस क्या है कि अपने उन नोट्स का रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो प्रैक्टिस करो, बस इतना करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप सबको पता ही होगा कि ये अपने एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज आई है जिसमें 30 मॉक टेस्ट है फुल लेंथ के, सारे सब्जेक्ट्स के। इसको अपना दो, ठीक है, अपने सर के ऊपर ही सही का निशान लग गया, ठीक है। चलो, तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अपना ज्वाइन कर लो। अच्छा, कोई फीस भी नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्निकल मतलब होती होगी जिसकी वजह से 1 रुपये फीस रखनी पड़ी, बाकी आपको तो पता है कि फीस लेंगे तो 1 रुपये तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बैच फ्री है बच्चों के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उस पर दो, ठीक है। कंप्यूटर का बैच है, वो भी फ्री बैच है, इसकी भी कोई फीस नहीं है, ठीक है, ये दो अपना। तो अगर आपने फाउंडेशन बैच बच्चे पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, शऊर से, अच्छे से जब क्लासेस लिखे होंगे, आपने समझा है चीजों को, बढ़िया से अपने नोट्स बनाए हैं, अच्छे से अपना रिवीजन किया है, डिटेल्ड नोट्स लिखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 ही काम करने हैं। नोट्स का रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, नोट्स का रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, तो कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिटेल वाला आंसर हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले वाले आंसर है कि आपकी जरूरत क्या है वो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, ठीक है, वो अपने आप ही डिसाइड किया जाता है। तो हर एक चीज दूसरों से नहीं पूछनी चाहिए। चलो पूछ ली तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको 2 जवाब भी दे दिए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, आ जाओ पढ़ाई वाले मोड में आ जाओ। एक देखो अपना बच्चा है, एक छोटी सी बात मेरा कहने का और मन कर रहा है, ठीक है, कह देता हूँ, मैं तुम सब पे भरोसा करता हूँ कि बात को जो मैं कहूंगा वैसे समझ जाओगे। एक बच्चा है, ठीक है, आप यूट्यूब पे तो एक दूसरे कमेंट दिखते ही दिखते हैं, तो एक दूसरे कमेंट आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये बच्चा कह रहा है कि इसको इंग्लिश पढ़ा लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, वो तो नहीं समझ में आता, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा ऐसा तो हो जाएगा, फिर तो उस दिन राम राज्य हो जाएगा। सभी जो पढ़ने वाले हैं सभी समझने लग जाएं तब तो फिर राम राज आ जाएगा, फिर तो देश कहाँ चला जाएगा, बुलंदियों पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा तो होता भी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, हम भी ये मान के चलते हैं कि सबको नहीं समझ में आएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तब आप करोगे क्या, इससे आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। सब नहीं समझ में आता बच्चे, देखो ना सब समझा पाते हैं, ना सब समझ पाते हैं, ना सब पढ़ पाते हैं, ना सब पढ़ा पाते हैं, ये पक्का है, ये तो गांठ बांध लो, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब जब आप समझने की कोशिश करो आपको समझ में नहीं आएगा तब आप करोगे क्या, तब आप एस्केप रूट ढूंढोगे, तब आप सस्ता रास्ता ढूंढोगे, तो आप आसान रास्ता ढूंढोगे। बस वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। जब जरूरत होती है कि भले धीरे सही, भले मेहनत करके सही आप अपना लेवल उठाओ, तब आप क्या करते हो, अपना लेवल गिरा लेते हो। जैसे इस बच्चे ने कमेंट करा, हालांकि मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा, इसने कहा कि जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है वो इन टीचर से या इन मैम से पढ़े। मैं आपको बता दूं जिंदगी भर आपकी इंग्लिश वीक ही रह जाएगी, क्योंकि उन टीचर या उन मैम की खुद ही क्या लेवल है वो, अब टीचर्स तो सारे जानते हैं, बच्चों को कई बार नहीं पता होता है, ठीक है, वो कितना मतलब उस पर मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो विवाद का विषय हो जाता है, मतलब किसी को लेकर कुछ कह देना। बट मैं इतना बता रहा हूं कि आपको जरूरत है कि आपको इस रास्ते यहां पर आना है, ठीक है, आप यहां पर हो, यहां पर आने में आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई मेहनत करो, ठीक है। जो टीचर्स बताते हैं, जैसे मैं बताता हूँ 7th 8th की क्लास की बुक लेकर आओ प्राइवेट पब्लिकेशन की, उनको पढ़ो, उनका रिवीजन करो,
ठीक है, उनसे समझो, एक बार नहीं 4 बार पढ़ना पड़े 4 बार पढ़ो, लेकिन मेहनत करो, डटे रहो, पीठ मत दिखाओ। जो पीठ दिखा के चला गया वो फिर कहीं नहीं पहुंचेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कितना अंट संट लोग पढ़ाते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो पता नहीं तुम्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो नहीं पता होगा, लेकिन जिसकी थोड़ी सी भी काखा का इंग्लिश ठीक है, जिसका एवरेज लेवल है, उसको पता है कि कितना अंट संट लोग पढ़ाते हैं। तो भाई मेरे, हिम्मत हारने के बजाय, अपना रास्ता छोड़कर भागने के बजाय, अपना मन हारने के बजाय थोड़ा डट के रहो, कोशिश करो अपना लेवल उठे, धीरे धीरे ही सही, मतलब एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, लेकिन हमारा लेवल उठे तो उसमें हमारा फायदा है ना। हम लेवल अपने गिरा लेंगे तो क्या फायदा है। मेरी ये मतलब सिंसियर सलाह है, बाकी सब देखो समझदार होते हैं, सबको पता है, लोग अपने यहाँ क्या ज्ञानचंद बहुत हैं, हो सकता है मैं भी ज्ञानचंद ही हूँ, किसी को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं किसी को ज्ञान की कमी है, जिसको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती है वो भी ज्ञानचंद है, उसको भी पता है किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पता उसे सब है, कर कुछ नहीं पाता। लेक्चर उससे दिलवा लो, ज्ञान उससे कितना ही कहो बंटवा लो, ठीक है, कर नहीं पाएगा लेकिन ज्ञान उसको बहुत है, ये सही है ये गलत है, यहाँ पढ़ो यहाँ मत पढ़ो, इतना नहीं पढ़ो, इतने बजे पढ़ो इतने बजे मत पढ़ो, ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, वो मत पढ़ो, कर कुछ नहीं पाएगा। तो ज्ञानचंदों की तो कमी देखो है नहीं, भरे पड़े हैं, एक ढूंढो 10,000 मिल जाते हैं। तो मतलब बात है कि सभी समझदार हो, लेकिन मेरी जो अपनी समझ कहती है वो ये कहती है कि जो रास्ता है जहां पर आपकी मंजिल है तो आपको उस पर धीरे धीरे सही, लेकिन उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए, पीठ दिखा के रास्ता छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कई बार हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं, हमें टाइम लगता है अपने को उस लेवल तक लाने में, तो ठीक है हम टाइम देंगे ना, हम रास्ता छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। बाकी भाई जिसको जो समझ में अपना करो जाके, मेरा क्या, ठीक है, मेरा अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मुझे कोई चिंता परवाह है नहीं, पढ़ना बिगड़ना आपका है, जोखिम आपका है, ठीक है। चलो चलो शुरू करें अब कहानी, शुरू करें, चलें आगे, चलो तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, योर ब्रदर डैश कम विद अस इफ ही डज नॉट वांट टू। अब इस ब्लैंक के बाद आप देखेंगे हमने एक वर्ब लिख रखी है, कम, ठीक है, मतलब चीजों को कैसे देखा जाता है ये सीखो आप, ठीक है, चीजों को कैसे सीखा समझा जाता है ये सीखो। तो ये जो हमने कम लिखा है ये वर्ब है, ठीक। अब अगर ये वर्ब है तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मॉडल्स तो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, सबको पता ही है। चलो अब हमने लिखा नीड नॉट, हमने लिखा डज नॉट, हमने लिखा नीड नॉट टू, और हमने लिखा डज नॉट नीड टू। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम नीड के साथ नॉट लिख देते हैं तो ये मॉडल होता है, जब हम नीड के साथ में नॉट लिख देते हैं ना बच्चे, तो ये मॉडल होता है। मॉडल्स में नीड और डेयर को जब हम एज मॉडल यूज करते हैं तो उनके साथ टू नहीं आता यूज, ठीक है, सबको पता है टू नहीं यूज होता, तो ये जो मैंने नीड के साथ टू लिख रखा है ना, इसकी वजह से गलत है, ठीक है। ये जो हमने डज नॉट नीड लिखा है इसमें नीड वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो फिर नीड मॉडल हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डज हो गई, तो नीड मेन वर्ब है। अगर हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमें इसके बाद इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ तो टू लिखा नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नीड को एज अ वर्ब यूज करें या हम नीड को एज अ मॉडल यूज करें। तो या तो ए ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन सही होगा, ग्रामेटिकली ये दोनों सही होंगे, ध्यान देने की बात, ग्रामेटिकली ये दोनों ही सही होंगे। एक एग्जांपल से देखो मैं समझाई देता हूँ, ऐसे किसी को हो सकता है लेक्चर वाइज से समझ में ना आए। लो देख लो, हमने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, दे डोंट नीड टू वेट हियर। दूसरा हमने लिखा, दे नीड नॉट वेट हियर, ठीक है। तो ये जो डोंट हमने लिखा ना बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब है और नीड मेन वर्ब है। यहाँ पे नीड नॉट जो है ये मॉडल है, मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और ये वेट वर्ब है। यहां पर ये जो वेट है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हम नीड को यूज कर रहे हैं जब वर्ब, और अगर हम नीड को एज ए यूज करें मॉडल, तो डिफरेंस क्या होता है।
नीड को जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसके बाद कोई दूसरी वर्ब लिखेंगे तो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू वेट, तो ये टू वेट इन्फिनिटिव है। अगर हम नीड को एज अ मॉडल यूज करेंगे तो हम इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे, वेट है, जैसे बाकी मॉडल्स के साथ में भी यही करते हैं। अब बताओ इनमें से सही कौन सा है, आंसर बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा सही है? दे डोंट नीड टू वेट हियर, दे नीड नॉट वेट हियर, कौन सा इनमें से सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? सभी लोग सोच समझ के बताएं, जितनी भी आपके समझ हो उसके हिसाब से बताओ। दोनों सही है। क्या है ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें इनका डिफरेंस समझना है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखो, यहां पे नीड वर्ब है, डोंट हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सबको पता होगा कि डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, सबको पता है। नीड जो है वो मॉडल है। जो डू डज डिड होती हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो किस चीज को रेफर करती है? फैक्ट को। जो रेफर करती हैं किसी फैक्ट को, किसी ट्रुथ को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही काम करता है ना। नीड नॉट मॉडल है, मॉडल क्या एक्सप्रेस करता है? इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को। ठीक है, तो हमें यहां पे ध्यान ये रखना है, ठीक है, हमें यहां पर ध्यान ये रखना है सबको कि जो मॉडल्स होते हैं, ये तो डेफिनेशन तो सबको पता होगी, कोई ऐसा तो नहीं जिसको मॉडल की डेफिनेशन ना पता हो। सबको पता है कि मॉडल्स जो होते हैं उनका काम होता है किसी एक्शन से रिलेटेड स्पीकर का जो अपना ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना, कि किसी इवेंट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर स्पीकर का अपना क्या मानना है। ठीक है, जो डूडल डिड होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सिंपल फैक्ट को रेफर करती हैं। तो ये सही दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको वो समझना है। तो मैं आपको बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दे डोंट नीड टू वेट हियर, इसका मतलब है कि एक फैक्ट है कि उनको यहां पे वेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज अ फैक्ट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, ट्रुथ है। दे नीड नॉट वेट हियर, ये मेरी अपना ऐसा मानना है, मेरी अपनी ऐसा सोचना है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पे इंतजार करना नहीं चाहिए। कर रहे हैं करने दो, लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्पीकर का अपना ओपिनियन है, ये स्पीकर का ओपिनियन नहीं है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको समझाई है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें लिखना चाहिए, ए या डी? ग्रामेटिकली दोनों सही है, जैसे ये दोनों सही है ना, दे डोंट नीड टू वेट हियर, दे नीड नॉट वेट हियर, वैसे ही ग्रामेटिकली आप नीड नॉट लिख दोगे तो भी सही है, डज नॉट नीड टू लिख दोगे तो भी सही है। ग्रामेटिकली दोनों सही, हम लिखें कौन से, ये बताओ। देखो भाइयों, मैं एक चीज सीधी सी बताता हूँ, मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ाता हूँ तुम्हें इंग्लिश समझ में आ जाए, तुम्हारे पेपर में नंबर आए या ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तुम कितने बड़े बैल बुद्धि हो, मुझे उसका कोई भरोसा नहीं है कि मैं तो सिखा दूंगा, तुम पेपर में जाके सब नाश मार के आ जाओ, तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरा काम है इंग्लिश को पढ़ाना, सिखाना, समझाना। एग्जाम देकर उससे क्वेश्चन सही करके सिलेक्शन लेना भाई साहब ये आपका काम है। ठीक है, आप अपना काम करो, जिसको क्रेडिट लेना देना है अपना, मैं कुछ कह दूंगा बुरा मान जाओगे। ठीक है, मेरा काम है पढ़ा के छोड़ देना, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ना तुम मेरे पीछे आओ ना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया तो और भी अच्छी बात है। आप मेरा पीछा छोड़ दो, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा अपना ये फिलॉसफी है। ठीक है, मैंने पढ़ा के समझा दिया आपको, आप एग्जाम देने चले गए, बस राम राम जी। अब आप अपने घर जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इंस्पेक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, यूएन के प्रेसिडेंट बन जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं अपने रास्ते, रमता रोगी जमता जोगी बहता पानी, आप अपने रास्ते। ठीक है, तो ऐसी कहानी है। तो अपनी ना फिलोसफी थोड़ी सी हटके है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, टाटा बाय बाय। ठीक है, मिलना जुलना कभी हो जाएगा, दुआ सलाम बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मैं चेप नहीं होता, ना मैं चेप किसी को होने देता। तो मेरी कहानी अलग है थोड़ी सी, लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी फायदेमंद है।
अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ कहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो वो कोई समस्या नहीं है, वो सब ठीक है। मूर्खों को एंटरटेन करने से अच्छा है 10 समझदार लोगों को पढ़ाओ जो टॉप क्लास हो। तो इस झंझट में मत पढ़ो आप लोग, पढ़ाई लिखाई करो, कहाँ पढ़े करो। चलो, तो ये बताओ, जल्दी से आंसर बताओ क्या लिखे, आंसर बताओ बच्चों क्या लिखे। हाँ, योर ब्रदर डैश कम विद अस इफ ही डजंट वांट टू। हम कह रहे हैं भाई अगर आपके भाई को नहीं आना है तो ना आए। तो ये फैक्ट नहीं है, ये स्पीकर का अपना ओपिनियन है। स्पीकर कह रहा है कि अगर उसको नहीं आना है तो फिर वो ना आए, ठीक है। तो ये स्पीकर का चूंकि अपना इंटेंशन है, स्पीकर अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम नीड को एज अ मॉडल यूज करेंगे, ना कि एक फैक्ट वर्ब के तरीके से। तो जब हम नीड को एज अ मॉडल यूज करते हैं ना, तो वो स्पीकर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है कि स्पीकर का अपना मानना, स्पीकर का अपना कहना ही है। लेकिन जब स्पीकर का उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, एक फैक्ट हो, एक्चुअल फैक्ट हो, तो हमें नीड को एज अ वर्ब यूज करना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा, ए, ठीक है। योर ब्रदर नीड नॉट कम विद अस इफ ही डजंट वांट टू। अगर नहीं आना चाहता तो ना आए, उसकी मर्जी। मतलब हमारी तरफ से हमने कह दिया भाई, हमने अपना इंटेंशन रख दिया सामने कि नीड नॉट कम, जरूरत नहीं आने की। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय अंकल डैश रीड फास्टर अ फ्यू इयर्स अगो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मान लो ये अ फ्यू इयर्स अगो ना लिखा हो, तो सेंटेंस सही है गलत। अ फ्यू इयर्स अगो ना लिखा हो तो सेंटेंस सही है गलत। तब क्या लिखोगे, माय अंकल डैश रीड फास्टर, मस्ट, कुड, कैन, माइट, क्या लिखोगे। क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने क्या लिखा है, अ फ्यू इयर्स अगो। तो अ फ्यू इयर्स अगो से मतलब क्या पता चल गया कि ये टाइम पास्ट की बात हो रही है। फ्यू इयर्स अगो का मतलब फ्यू इयर्स बैकवर्ड, तो पास्ट की बात हो रही है। तो अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो कैन पास्ट में आएगा नहीं, मस्ट पास्ट में आएगा नहीं। मस्ट जो होता है वो पास्ट में एडवाइस वगैरह के लिए यूज होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं यूज होता, फैक्ट के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए नहीं यूज होता। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब तेज पढ़ लेना क्या है, ये पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, देख लो। अगर ये पॉसिबिलिटी है, गेस है, तो माइट लिख दो। अगर ये एबिलिटी है तो कुड लिख दो। अब बताओ क्या है, तेज पढ़ लेना। कोई पर्सन आज उतना तेज नहीं पढ़ पाता जितना पहले पढ़ लेता था, तो तेज पढ़ लेने को हम क्या माने, एबिलिटी। तो एबिलिटी का मॉडल कैन होता है, पास्ट में उसकी जगह कुड होता है, कुड लिख दो, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है या गेस है, तो पास्ट में पॉसिबिलिटी या गेस के लिए माइट हो जाता है, माइट लिख दो। क्या लिखे, तेज पढ़ लेना क्या है, दिमाग लगाओ अपने आप जान जाओगे। तेज पढ़ लेना जो है वो क्या है, एबिलिटी, स्किल, तो कुड लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मॉडल्स बिना दिमाग लगाए लोग नहीं सीख सकते। जिन लोगों को लगता है रूल याद करके रट्टा मार के मॉडल सीख लेंगे, भाई सब लोग पढ़ा पढ़ा के रिटायर हो गए, पढ़ पढ़ के रिटायर हो गए, आज तक तो उनको समझ में आया नहीं। तो थोड़ा सा ना सिचुएशन को समझने की आदत डालो, टाइम लगेगा लेकिन सुधार होगा, धीरे धीरे होते हैं काम। अच्छा काम जो है उसको होने में टाइम लगता है। चाउमीन की प्लेट नहीं है कि भाई साहब देना एक प्लेट और खाली 25 रुपए देकर हाफ प्लेट, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। तो अच्छे काम को होने में टाइम लगता है, तो धीरज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, दीज किड्स डैश बी हंग्री, दे हैव जस्ट हैड लंच। अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन दे रहे हैं, ये जो बच्चे हैं डैश बी हंग्री, मस्ट नॉट, कैन, कैन नॉट, में आगे लिखा दे हैव जस्ट हैड लंच, उन्होंने अभी अभी लंच किया है। तो ये एक प्रीमाइसेस है कि उन्होंने अभी अभी लंच किया है, ये तो फैक्ट हो गया। अब इस फैक्ट के बेसिस पर ये जो है ना, दे जस्ट दे, अरे भाई ठीक है, दे हैव जस्ट हैड लंच, उन्होंने अभी अभी लंच किया, तो ये तो फैक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट के बेसिस पर हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। मॉडल यूज करोगे ना, तो मॉडल का मतलब है ओपिनियन। तो इस फैक्ट के बेसिस पर अगर आपको कोई ओपिनियन देना तो आप क्या करोगे, दीज किड्स मस्ट नॉट बी हंग्री, दीज किड्स कैन बी हंग्री, दीज किड्स कैन नॉट बी हंग्री, दीज किड्स मे बी हंग्री। तो हमें एक चीज तो पता है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। पॉजिटिव मीनिंग तो आप लिख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है दे हैव जस्ट हैड लंच, अभी अभी लंच किया। तो अभी अभी लंच किया तो इसका मतलब भूख तो लगी नहीं होगी, तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए, तो वो दोनों गलत हो गए। अब हम कैन नॉट लिखें या मस्ट नॉट लिखें, ये आपको बताना है। कैन नॉट लिखें, मस्ट नॉट लिखें, बताओ।
मस्ट नॉट लिखें, कैन नॉट लिखें, सोचो और बताओ। असल में अगर 100 लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनमें से 10 ऐसे होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इतने सालों का, मैं काफी टाइम से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब काफी टाइम नहीं लेकिन हाँ फिर भी 10-12 साल तो हो ही गए, 14 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो बहुतों को पढ़ा दिया, बहुत भांति भांति के लोग पढ़ने वाले भी आए, हर एक लेवल के पढ़ाए। स्कूली बच्चों से मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की, कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाया, एडवांस लर्नर्स को पढ़ाया, ठीक है, सबको अभी उनको तो अभी भी पढ़ाता हूँ, एडवांस लर्नर्स हैं, कॉम्पिटिशन के बच्चों को तो मैं आज भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक रेंज ऑफ लर्नर्स को पढ़ाया, तो मेरी एक चीज समझ में आई कि अगर 100 लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनमें से 10 ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को समझने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, और उन 10 में से भी आधे ऐसे होते हैं जो समझने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, जो टेक्निक यूज करनी होती है, वो उसको यूज करते हैं। 100 में से 5, ठीक है, आपको लगेगा मैं कम बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैं ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ। 100 में से 5, बस इतने परसेंट लोग हैं जो इंग्लिश को समझ, मैं ये नहीं कह रहा लोग इंग्लिश सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं, उनके नंबर नहीं आते, वो नंबर आते हैं, वो नंबर तो आ जाते हैं, ठीक है, तुक्के से भी आ जाते हैं, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। तो 100 में से 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो असल में समझ पाते हैं, केवल 5 नंबर आते हैं, नंबर तो किसी के आ जाते हैं, तुम में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके 10th में 85%, 90%, 95% इंग्लिश में आए होंगे, आज अपनी गति देख लो, ठीक है, तो ऐसे तुम में से बहुत से होंगे जिनके 12th में 95% इंग्लिश में आए होंगे, 90% आए होंगे, आज अपनी गति देख लो, ठीक है, सीजीएल में फिर क्यों नहीं आ जाते, तो वो छोड़ दो, वो नंबर एक चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ समझने की, दिमागी जो काबिलियत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब हम कैन लिखें या मस्ट लिखें या कैन नॉट लिखें, तो मैं आपको देखो समझाता हूँ इसमें डिफरेंस क्या, बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको सीख के सबको अच्छा लगेगा, ध्यान देना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कैन, ठीक है, हेल्प अस, जैसे हमने लिखा ही कैन हेल्प अस, और हमने लिखा ही कैन नॉट हेल्प अस, ठीक है। दूसरा हमने लिखा ही मस्ट नॉट बी रेडी नाउ, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बता दो, थोड़ा सा मैंने दूर लिख दिया, इसको पास लिखना पड़ेगा बच्चों, सेंटेंस यही लिखूंगा लेकिन मुझे तीसरा सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है चौथा भी लिखने की जरूरत पड़ जाए, तो थोड़ा इसलिए ऊपर बढ़ा के लिख रहा हूँ। ही मस्ट ही मस्ट नॉट बी रेडी नाउ, चलो। अब आप देख रहे हो एक मॉडल है कैन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे एक मस्ट मॉडल है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बताओ सही है गलत, दोनों सही है दोनों गलत है। एक तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा था ना तीसरा लिखना पड़ेगा और हो सकता है चौथे की भी जरूरत पड़ जाए। ही कैन ही कैन नॉट बी एट होम नाउ, फोर्थ, he must not go home now, बहुत अच्छा फैक्ट है, मतलब बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मॉडल्स का, अगर आप लोग पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीखो, ऐसे इंग्लिश सुधरती है धीरे धीरे करके भाई, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जिनको लगता है कहीं पे समरसेबल चल रहा है और हमारे हाथ में पाइप पकड़ा दिया जाए और हम अपने घड़ा भर लें तुरंत आधे सेकंड में, तो भाई ऐसा घड़ा बड़ा नहीं भरता, बेवकूफों की जमात है। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत।
अरे अंकल जाओ, पढ़ना है तो पढ़ो जाके मेरे भाई, कितने कितने। तो फिर यहाँ पे टाइम क्यों खराब कर रहा है भाई? जब आपको पता है पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन वाले से पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे टाइम क्यों खराब कर रहे हो मेरे भाई? अपने टाइम की वैल्यू समझो। जब आपको पता है यहाँ से आपको मिलना कुछ नहीं, आपको समझ में यहाँ से आना नहीं है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अपने टाइम की वैल्यू समझो। इतने टाइम में कोई नोट्स रिवाइज कर लो, कोई पढ़ लो जाके उन टीचर से जो सिलेक्शन देते हैं। हम तो सिलेक्शन देखो नहीं देते, मैं तो सीधा सा कहता हूँ भाई साहब एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है ना? मैं चेप होता किसी के, ना मैं किसी को चेप होने देता अपने साथ। ठीक है? तो आप भाई साहब अपने टाइम की वैल्यू समझो, पढ़ाई करो। ठीक है प्रभु? चलो आंसर बताओ सभी लोग। ये जो हमने कैन और कैन नॉट लिखा है, मस्ट और मस्ट नॉट लिखा है, कैन और कैन नॉट लिखा है, मस्ट और मस्ट नॉट लिखा है, बताओ इनमें से कोई सही है गलत? जल्दी से बताओ। आंसर बताओ बालकों। चलो अब मैं देखो आपको बताता हूं। ठीक है? कैन जो हमारा मॉडल होता है, अगर हम इसका यूज एबिलिटी के लिए करें, तो जैसे ये जो हमने कैन यूज किया ना, ये कैन मॉडल यहाँ पे एबिलिटी के लिए यूज हुआ है। मैं लिख देता हूँ आगे, यहाँ पे देखो, ये कैन जो हमने यहाँ पे यूज किया, ये मॉडल ऑफ एबिलिटी है। ठीक है? ये मॉडल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है नहीं, ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब कोई पूछेगा भाई कैसे पता चलता है, तो अकल होती है तो पता चल जाता है, और फलाने ढिमकाने से पढ़ते हो तो ये वो लोग नहीं जान पाते, वो उनके बस की बात नहीं है। ठीक है? ये जो हमने लिखा ही मस्ट नॉट बी रेडी नाउ, ठीक है, ये है अजम्पशन। डिडक्शन, अजम्पशन मतलब हमने ऐसा अज्यूम करा है, हमने ऐसा माना है कि वो तैयार नहीं होगा। ठीक है? ये है परमिशन या प्रोहिबिशन, कि हम किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, या हम मतलब ऐसा बता रहे हैं कि उसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परमिशन या प्रोहिबिशन। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा कैन मॉडल है, ये हम परमिशन, ये हम कैन मॉडल जो है वो एक तो हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जो उसका बेसिक यूज है। ठीक है? दूसरा, कैन का यूज हम करते हैं तब भी जब हमें किसी चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक फैक्चुअल पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो। तो जब हम कैन का यूज करते हैं इन दोनों सिचुएशन में, तो दोनों में ही इसकी नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट होती है। तो ही कैन हेल्प अस एबिलिटी हो गई, ही कैंट हेल्प अस ये भी एबिलिटी हो गई, नेगेटिव एबिलिटी। तो दोनों सही है। ही कैन बी एट होम नाउ, हो सकता है वो इस समय घर पर हो, वो इस समय घर पर हो सकता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ही कैन नॉट बी एट होम नाउ, वो इस समय घर पर नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों सही है। ठीक है? अब आते हैं मस्ट पे। मस्ट का यूज जब हम करते हैं किसी पर्सन को परमिशन देने के लिए, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट होती है। ही मस्ट गो होम नाउ, अब उसको घर जाना चाहिए, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि उसको घर जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट गो होम नाउ, उसको घर नहीं जाना चाहिए, मतलब हम उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मस्ट का यूज जब हम अलाउ करने के सेंस में करते हैं, ठीक है, किसी को कोई डायरेक्शन देने के सेंस में करते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस मीनिंग में मस्ट की नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट होती है। ठीक है? लेकिन जब हम मस्ट का यूज अजम्पशन के लिए करते हैं, कोई सिचुएशन हम अज्यूम कर लें, ही मस्ट बी योर ब्रदर, जरूर तुम्हारा भाई रहा होगा। कोई जैसे हमसे पूछे कि भैया यहाँ से घड़ी कौन उठा ले गया, तो हमने कहा इट मस्ट बी योर ब्रदर, तुम्हारा भाई ही होगा। तो ये अजम्पशन है। तो जब हम अजम्पशन के लिए मस्ट का यूज करते हैं ना, तो इसके नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट नहीं होती, तब इसके नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट होती है। देखो जैसे मैंने बता दिया, ना सब समझ पाते हैं, ना सब समझा पाते हैं, ना सब सीख पाते हैं, ना सब सिखा पाते हैं। ठीक है? वो पक्का है। तो जिन जिनको समझ में आ गया हो, जिनको ये बात क्लियर हो गई हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, कि यहाँ पे मस्ट का मस्ट नॉट लिखा हमने तो सही है, यहाँ पे मस्ट का मस्ट नॉट लिखा तो गलत है, कैन नॉट लिखना पड़ा। अब ये बातें ध्यान में रखते हुए आंसर बताओ, मस्ट नॉट लिखे कैन नॉट लिखे वहां पे? आंसर बताओ बच्चों। हरिओम। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों।
दीज किड्स डैश बी हंग्री, दे हैव जस्ट हैड लंच। तो यहाँ पे अगर हम मस्ट को यूज करेंगे तो ये मस्ट किस चीज का मॉडल है, परमिशन का या अजम्पशन का? अजम्पशन का, क्योंकि एक हमारे पास सिचुएशन है, एक हमारे पास फैक्ट है कि इन्होंने अभी अभी लंच किया है। तो अगर इन्होंने अभी अभी ऐसा लंच किया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको भूख तो नहीं होगी, तो ये हमारा अपना अजम्पशन है। अगर हम अजम्पशन के लिए मस्ट यूज करेंगे तो इसकी नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट हो जाती है। मस्ट नॉट का यूज अजम्पशन के लिए नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। तो आंसर होगा कैन नॉट। ठीक है, बाकी ये चीजें जो बता दी है अपना ध्यान रखना। तो वहां पे आंसर है कैन नॉट। अगले पे आ जाओ। आर क्लास टीचर मिस द बस दिस मॉर्निंग, सो ही डैश वॉक टू स्कूल, हैज टू, कुड, यूज्ड टू, हैड टू। आंसर बताइए बच्चों। रही मन निज मन के। Our class teacher missed the bus this morning, so he dash walk to school. आंसर बताओ बच्चे। Our class teacher missed the bus this morning, so he dash walk to school. क्या लिखें? अब देखो, एक दो चीजें तो बहुत क्लियर हैं, आप आसानी से अपने आप समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा आवर क्लास टीचर मिस द बस, तो हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है। ठीक है, अब ये मेन क्लॉज अगर हमारी पास्ट में है तो इसके लिए जो हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखेंगे वो भी पास्ट में ही होगी। तो अगर ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में होगी तो पास्ट में फिर हैज टू तो आएगा नहीं, एक ऑप्शन खत्म। ठीक है, दूसरी चीज, यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए। ये रेगुलर एक्शन नहीं है, वन टाइम इवेंट है। समझ में आई गया होगा कि केवल आज की बात हो रही है, दिस मॉर्निंग लिखा ना, तो ये स्पेसिफिक इवेंट है, वन टाइम हुई घटना है। तो वन टाइम हुआ इवेंट है तो हम इसको यूज टू के साथ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यूज टू का यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस के लिए जो पास्ट में रेगुलरली होती रही हों। वो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है कुड और हमारे पास बचा हैड टू। हैड टू का यूज हम करते हैं रियल सिचुएशंस के लिए, कुड का यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। तो पैदल स्कूल जाना एबिलिटी है या एक रियल फैक्ट है जो ऑब्लिगेटरी उसको करना पड़ा? ऑब्लिगेटरी एक्शन है भाई। मान लो आपकी बस छूट गई तो आप पैदल तो जाओगे, नहीं बस छूटती तो आप बस से जा सकते थे, बस छूट गई तो आपको पैदल जाना पड़ा। तो ये पास्ट में किया गया एक एक्चुअल फैक्ट है। मॉडल्स फैक्ट को नहीं एक्सप्रेस करते, सारे लोग ध्यान रखना। सभी लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं वो फैक्ट्स को एक्सप्रेस नहीं करते, वो स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना, ये एक फैक्ट है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है। तो अगर ये एक एक्चुअल फैक्ट है तो आपका मॉडल कुड नहीं यूज हो पाएगा, आपको हैड टू लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबको पता होगा कि हैड टू जो होता है सेमी मॉडल होता है, मतलब प्रॉपर मॉडल नहीं होता है, सेमी मॉडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैड टू। रियल फैक्ट है, तो अगर ये रियल फैक्ट है तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अगले में लो। आई डोंट थिंक वी डैश बी एबल टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम, कैन, कुड, विल, वुड, रादर। I don't think we dash be able to get to the airport in time. अब देखो, यहां पर हमने be able to लिख रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कैन और कुड के साथ में तो एबल यूज होता नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। वुड रादर लिख दोगे तो फिर वो बी एबल टू आएगा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया विल। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। एक छोटी सी बात मैं आपको ऐसे ही और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो कैन है इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटीज के लिए। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये एबिलिटी इन प्रेजेंट हो गई। अगर हमें किसी पर्सन की एबिलिटी इन पास्ट बतानी हो, ही कुड स्पीक इंग्लिश। मान लो कोई पर्सन था, अब वो नहीं है, डेथ हो गई उसकी, लेकिन जब वो था तो अच्छी इंग्लिश बोल लिया करता था, तो वो एबिलिटी उसमें आज नहीं है, क्योंकि आज तो वो पर्सन ही नहीं है, पास्ट में थी जब वो था, तो हम कुड लिख देंगे। अच्छा, कोई पर्सन है उसमें अगर फ्यूचर में कोई एबिलिटी आएगी तो हम लिखेंगे विल बी, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो स्पीकिंग इंग्लिश जो है ना वो एक एबिलिटी है, स्किल है। तो अगर ये स्किल किसी में प्रेजेंट में है तो आप कैन लिखोगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश।
अगर ये पास्ट में था किसी में स्किल, मान लो कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन था जो अब नहीं है, ही इज नो मोर, अब उसकी डेथ हो गई है, लेकिन जब वो था तब अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, ठीक है, तो हम लिखेंगे ही कुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अगर हम यही बात किसी के लिए फ्यूचर में कहें कि फ्यूचर में कोई बोल लिया करेगा इंग्लिश को अच्छा, ठीक है, तो हम लिखेंगे विल बी एबल टू। तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको सबको ध्यान में रखना है कि जो हमारी एबिलिटीज होती हैं, स्किल होते हैं, तो अगर कोई एबिलिटी या स्किल प्रेजेंट के टाइम का है तो हम उसको लिखेंगे कैन के साथ, ठीक है। कोई एबिलिटी अगर पास्ट की है तो हम लिखेंगे कुड के साथ, कोई एबिलिटी अगर फ्यूचर की है तो हम उसको विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू के साथ लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो जानकारी मैंने दे दी ना सबको, ये सबको जानकारी है। टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं 30, आप इनको दे सकते हो, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के थ्रू एक हमारा इवेल्युएशन भी हो जाता है, ठीक है, और बाकी कंप्यूटर का भी बैच है। अगले पे आ जाओ। दिस डैश बी द राइट रोड, देयर इज नो अदर वे। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, देयर इज नो अदर वे, इससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देयर इज नो अदर वे जो है, इससे में कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। आंसर बताओ बच्चों। आंसर बताओ बालकों। दिस डैश बी द राइट रोड, देयर इज नो अदर वे। डेयर नॉट, मस्ट बी, वुड रादर, माइट, क्या है? हाँ बिल्कुल सही। और क्या, देखो एक चीज तो समझ लीजिए, प्रेजेंट की बात चल रही है, ये प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में माइट का यूज हम करते हैं लीस्ट पॉसिबल सिचुएशंस में, जो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसा तो है नहीं, जब हमने बता दिया देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब फिर यही रास्ता होगा, तो ये लिस्ट तो हटा दो। वुड रादर मॉडल का यूज हम करते हैं अपनी प्रेफरेंस शो करने के लिए, जब हमें कभी अपनी प्रेफरेंस है, चॉइस एक्सप्रेस करनी हो, तो हम इसका यूज करते हैं। आई वुड रादर वॉच हॉलीवुड मूवीज, ठीक है। डेयर नॉट का यूज हम करते हैं करेज के लिए, किसी पर्सन को कोई काम करने की हिम्मत है या नहीं है। यहाँ पे बात हम रोड की कर रहे हैं, रोड में तो डेयर होती नहीं है, ठीक है, तो आंसर है मस्ट, ठीक है। मस्ट का मतलब है अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन। इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैन नॉट बनेगा, ठीक है। दिस कैन नॉट बी द राइट रोड, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? मस्ट। अगले देखो, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, वी डैश हरी। हमने कहा कि हमारे पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, वी डैश हरी। हरी वर्ब है यहाँ पे, ध्यान देना। हरी का मतलब है जल्दबाजी करना। चल बताओ क्या लिखोगे। अबे जंगलियों पढ़ लो, ये आदिवासी क्या बताएं ऐसे नमूने। सुन, ऑफलाइन में मिल गया ना, बहुत मारूंगा। इसमें कुछ नहीं रखा बेटा, ये सब मोह माया छोड़ दो। पता नहीं तुम लोग कैसे जंगली हो, रात के 10:15 बज रहे हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इतनी टेक्निकल बातें डिस्कस हो रही हैं, इतना दिमाग लगाने वाली चीजें चल रही हैं, और तुम्हारे दिमाग में आदिवासी हेयर ऑयल घुसा है। राम भरोसे हिंदुस्तान है भाइयों। तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम हो क्या, ठीक है। तुम देश का, समाज का भविष्य हो। तुम्हारे जो कर्म है ना, इन कर्मों से तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का भविष्य तय होगा। तुम्हारी ये गति है। तुम्हारी कम चिंता है, दूसरों की मुझे ज्यादा चिंता है। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़। कुछ जिंदगी में ऐसा करो जिससे कि आने वाला समय आपके लिए, आपके परिवार और समाज के लिए, आपके देश के लिए अनुकूल हो, ठीक है। आप उसमें फिट बैठो, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना बनो। बाकी तो देखो सब समझदार हो, सब ज्ञान चंद हो, ठीक है। आंसर बताओ बच्चों। We have got plenty of time for practice. We dash hurry. Need not hurry, must not hurry, don't need hurry, can't hurry. देखो can't तो आएगा नहीं, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो नहीं रही है कि हम, एबिलिटी की तो बात है नहीं, तो कैन नॉट हटा दो, कैन मॉडल एबिलिटी का है।
डोंट नीड भी लिख नहीं पाओगे, क्योंकि नीड लिख दोगे तो वर्ब हो जाएगा, और जब हम नीड को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद इन्फिनिटिव आता है, तो हमें यहाँ पे टू हरी लिखना पड़ेगा, तो ये टू हरी लिखा नहीं, तो ये गलत हो गया। अब मस्ट नॉट या नीड नॉट में से हमें एक को चूज करना है। मस्ट के दो यूज होते हैं, दो मस्ट के पॉपुलर यूज होते हैं, एक तो हम मस्ट का यूज करते हैं अजम्पशन के लिए, दूसरा हम मस्ट का यूज करते हैं परमिशन के लिए, कि हम किसी को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव लिख देते हैं मस्ट, तो मस्ट का एक ही मतलब होता है बस, प्रोहिबिशन, कि हम किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं, कि उसको ऐसा नहीं करना है। नीड नॉट नेसेसिटी के लिए यूज होता है, तो पता ही है, नीड भी नेसेसिटी के लिए यूज होता है, नीड नॉट भी नेसेसिटी के लिए यूज होता है। तो अब अपना दिमाग यूज करके जितना भी थोड़ा बहुत चलता हो, बताओ इसमें मस्ट नॉट लिखें या नीड नॉट लिखें। यू मस्ट नॉट इन्फॉर्म देम, तो यू मस्ट नॉट इन्फॉर्म देम का मतलब हम किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं कोई काम करने से, कि उसको ऐसा नहीं करना है। यू नीड नॉट इन्फॉर्म देम, तो इसका मतलब है हम बता रहे हैं कि उनको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसका ना मैं एक अलग से एग्जांपल लिख देता हूं, उससे आप जल्दी समझ लेना। यू नीड नॉट, यू मस्ट नॉट इन्फॉर्म देम, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा यू नीड नॉट, यू मस्ट नॉट इन्फॉर्म देम, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। अगर हम किसी से कहें यू नीड नॉट इन्फॉर्म देम, तो इसका मतलब है कि जरूरत नहीं कि तुम उन्हें इन्फॉर्म करो, कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी। यू मस्ट नॉट इन्फॉर्म देम का मतलब हम तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं एक तरीके से, कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, ऐसा करना मत, ठीक है। चलो आंसर, आंसर बताओ बच्चों। आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिस, वी डैश हरी। वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटी और प्रोहिबिशन। नेसेसिटी, क्योंकि अगर हमारे पास पर्याप्त समय है तो फिर जल्दबाजी क्यों करनी। जल्दबाजी कोई आदमी कब करता है, जब समय कम हो, काम ज्यादा हो। काम ज्यादा करना है, टाइम कम है, तो फिर जल्दबाजी करनी पड़ती है। अब आपके पास टाइम बहुत है, तो फिर जल्दबाजी क्यों करनी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी की। अगर हम नेसेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये नीड नॉट हमारा आंसर हो गया, मस्ट नॉट गलत हो गया, ठीक है। अगले पे आ जाओ। इफ वी डोंट बुक सीट्स सून, अगर हम जल्दी सीट्स को बुक नहीं करेंगे, मान लो कहीं हमें जाना है सिनेमा हॉल, तो हमने कहा अगर हम जल्दी से सीट्स को बुक नहीं करेंगे, वी डैश गेट इनटू द कॉन्सर्ट, ठीक है। कॉन्सर्ट का मतलब प्रोग्राम, डांस म्यूजिक वगैरह का, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, अगर हम जल्दी से सीट्स बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा। वी कैन नॉट गेट इनटू द कॉन्सर्ट, वी वॉन्ट बी एबल टू गेट इनटू द कॉन्सर्ट, वी मे नॉट, वी कांट बी एबल टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका किसी से गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं समझा देता हूँ। डिले होता है क्या, मतलब तुम लोग जिस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो वो तो चला गया, अब तो दूसरी स्लाइड है। अच्छा एक चीज बताओ, ये ओपन कंडीशनल है, सबने समझ लिया होगा ना भाई। देखो ये हमारा जो सेंटेंस है ओपन कंडीशनल है। इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखा है ना, ध्यान से देखो, ये इफ क्लॉज में क्या लिखा, प्रेजेंट टेंस, तो ये ओपन कंडीशनल है, ठीक है। ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं इनमें इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है, मेन क्लॉज फ्यूचर में आती है, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पर मेन क्लॉज लिख रहे हैं बच्चे, ये हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर की है। ओपन कंडीशनल सबसे पढ़े होते हैं ना, कि कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 3, सब नहीं पढ़े होते हैं। तो ये हमारा ओपन कंडीशनल है। अगर ये ओपन कंडीशनल है तो इसकी मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस का एक्शन होगी। अब फ्यूचर टेंस का अगर ये एक्शन है तो फ्यूचर में मैंने आपको बताया कैन नॉट तो यूज होता नहीं है। कैन यूज होता है प्रेजेंट की एबिलिटीज के लिए, कुड यूज होता है पास्ट की एबिलिटी के लिए, फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू यूज होता है। तो कैन तो फ्यूचर में यूज होता नहीं, गलत हो गया। एबिलिटी की बात हो रही, मेंट आएगा नहीं, मेंट वैसे एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ये अनग्रामेटिकल स्टैंडर्ड है, ये स्लैंज वर्ड है मेंट, मेंट को इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कांट के साथ में एबल आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। आंसर है वॉन्ट बी एबल टू। वॉन्ट जो होता है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे विल नॉट होता है ना, तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये वॉन्ट हो जाएगा। तो वॉन्ट बी एबल टू का मतलब है विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वॉन्ट बी एबल टू।
एक छोटी सी बात है, मैं ऐसे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को पहले से ना पता तो वो भी सीख लेना जब हम ये डिस्कशन कर ही रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मोहन में सॉल्व दिस रिडल। रिडल का मतलब पहेली होता है बच्चों, रिडल का मतलब होता है पहेली। पहेली नहीं कह रहा हूं, पहेली कह रहा हूं, पहेली। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट है, मोहन में सॉल्व दिस रिडल, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। आंसर बताओ। एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, मोहन में सॉल्व दिस रिडल। अब इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग आपको बताना। आंसर बताओ बालकों, बालक बालको बालकानी। एक मिनट, ये क्या भला है। चलो, अब कायदे से इसका आंसर होना चाहिए मेंट ही। क्या होना चाहिए? मेंट ही। यही होना चाहिए ना भाई। हम क्या करते हैं, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो तो हम उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखते हैं। तो स्टेटमेंट तो हमारा पॉजिटिव है ही यहाँ पे, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग में हम वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो स्टेटमेंट में यूज होती है। तो स्टेटमेंट में यूज हुई है तो उसको नेगेटिव में यूज करोगे तो मेंट हो जाएगा। मोहन में सॉल्व दिस रिडल, मेंट ही। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया मेंट होता नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता मेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि मे और मे नॉट, इनके मीनिंग सेम होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ही मे गो देयर, अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें ही मे गो देयर, और अगर हम दूसरा स्टेटमेंट लिखें ही मे नॉट गो देयर, तो आप ये बताओ इन दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग? जैसे हमने लिखा ही मे गो देयर, और दूसरा हमने लिखा ही मे नॉट गो देयर। तो ही मे गो देयर और ही मे नॉट गो देयर, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है इनका मीनिंग सेम है या अलग अलग? बस ये बता दो। सेम है भैया, अलग अलग नहीं है। लग रहा होगा आपको बट एक ही है। अगर हम लिख रहे हैं ही मे गो देयर तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल। अगर हम लिख दें ही मे नॉट गो देयर तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल। तो ये सर्टेनिटी तो है नहीं, ये तो पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है कि वो वहां जाए तो ये भी पॉसिबल है कि वहां पे ना जाए। ही मे गो देयर का मतलब है हो सकता है वो ना भी जाए। ही मे नॉट गो देयर हो सकता है वहां ना जाए। ही मे हो सकता है वो चला ही जाए। तो जब हम मे लिखते हैं तो मे नॉट अंडरस्टूड हो जाता है, मे नॉट लिखते हैं तो मे अंडरस्टूड हो जाता है। तो कहने का मतलब मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। ही मे गो देयर का वही मतलब है जो ही मे नॉट गो देयर का है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा मे नॉट जनरली यूज नहीं होता। क्यों? जरूरत नहीं होती ना, उसका मीनिंग मे के साथ में अंडरस्टूड होता है, तो हम मे नॉट का यूज ही नहीं करते। तो आपको सबको ये ध्यान रखना है कि मेंट जो है ना, ये स्ट्रक्चर इट डजंट एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड ग्रामर। कोई यूज करे तो देखो, कोई किसी का मुंह तो पकड़ लेगा नहीं, हाथ तो पकड़ लेगा नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि अगर हम मोहन में सॉल्व दिस रिडल का क्वेश्चन टैग लिखें तो कायदे से आना चाहिए मेंट ही, लेकिन मेंट होता ही नहीं है, तब हम क्या करें? और फिर हमें पता है मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। स्टेटमेंट जो होता है वो क्वेश्चन टैग से डिफरेंट होता है, या यूं कह लो क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। तो अगर हम मे की जगह मेंट लिख दें तो इसमें डिफरेंस तो हुआ नहीं है, तो सेम ही रह गए। तो यहाँ पे पता है क्वेश्चन टैग क्या होता है इसका? इसका क्वेश्चन टैग होता है कैंट। तो जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं पॉजिटिव जिसमें हमने मे मॉडल यूज कर रखा है और हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है कैंट ही। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़ो नेक्स्ट पे। डैश द पेन्स कम अगेन, डोंट हेसिटेट टू फोन मी। डैश द पेन्स कम अगेन, डोंट हेसिटेट टू फोन मी, क्या लिखें?
शुड द पेन्स कम अगेन, विल द पेन्स कम अगेन, वुड द पेन्स कम अगेन, शैल द पेन्स कम अगेन, क्या लिखें? आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। अब देखो एक चीज समझना, आपने अगर कंडीशनल्स पढ़ा हो तो कंडीशनल्स में एक आपने सिचुएशन पढ़ी होगी, ही इफ ही गोज देयर, या छोड़ो, हाँ चलो, इफ ही गोज देयर। दूसरे हमने लिख दिया इफ ही वेंट देयर, ये सबने पढ़ा होगा। अब इनमें होता क्या है ये समझना, इफ ही गोज देयर, इफ ही वेंट देयर, ये हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा ओपन कंडीशनल है, ये हमारा सेमी क्लोज कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल उन सिचुएशंस के लिए यूज किए जाते हैं जो प्रोबेबल हैं, जो प्रोबेबल हैं, जिनके होने के चांसेस हैं, जो लाइकली हैं, ठीक है। इफ ही गोज देयर इट इज प्रोबेबल, ऐसे चांसेस हैं कि ये काम हो, तो हमने ओपन कंडीशन लिख दिया। अगर हम इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होती है। वो क्या होती है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और वो ऐसे इवेंट्स को रेफर करती है जो अनरियलिस्टिक हैं, हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट हैं। तो इफ यू वेंट देयर का मतलब ये हो गया कि अगर वो वहां जाए बट वी डोंट थिंक इट विल हैपन, तो हमारे लिए एक्शन कैसा हो गया? इम्प्रोबेबल। इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, मतलब ये इमेजिनरी हो गया हमारे। तो इफ यू गोज देयर का मतलब क्या है? सबको पता है। इफ यू वेंट देयर का मतलब क्या है? सबको पता। अब एक तीसरी सिचुएशन देखो, इफ ही शुड गो देयर, ठीक है। तो अगर हम लिख दें इफ यू शुड गो देयर, तो ये हो गया नाइदर प्रोबेबल नॉर इम्प्रोबेबल। जस्ट इन केस, तो ये एक तीसरी सिचुएशन हो गई। अगर आपको लगता है कि कोई काम ऐसा है जिसके होने के चांसेस हैं और होगा, तो आप लिखो ओपन कंडीशनल, इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म, इफ ही गोज देयर, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, तो आप लिखो सेमी क्लोज कंडीशनल, इफ क्लॉज में वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब मान लो कभी आपको ऐसा लगे कि जो सिचुएशन है, ठीक है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब सो सिचुएशन है, ठीक है, ना ये प्रोबेबल है ना ये इम्प्रोबेबल है, जस्ट इन केस, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उस सिचुएशन में लिखना शुड। इफ क्लॉज में फिर हम क्या लिख देते हैं? शुड। इफ ही शुड गो देयर, जस्ट इन केस, अगर वो वहां जाए, हम ये नहीं कह रहे जाएगा और हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जाएगा, हो भी सकता है चला जाए, हो भी सकता है ना भी जाए, तो हम लिख देंगे शुड, इफ ही शुड गो देयर। अब ये जो हमने लिखा ना इफ ही शुड गो देयर, ये जो हमारी इफ क्लॉज है, इसी इफ क्लॉज को हम इन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, शुड ही गो देयर। हम यहां पे लिख सकते हैं शुड ही गो देयर। क्या लिखेंगे? शुड ही गो देयर। हो गया? चलो अब आंसर बताओ। अगर आप लोग ये पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो अब सीख लो, अपना आगे ध्यान रखना। तो वो जो सेंटेंस हमने लिखा ना, डैश द पेन्स कम अगेन, डोंट हेसिटेट टू फोन मी, तो ध्यान से देखो, ये भी एक कंडीशनल है। अगर दोबारा दर्द हो तो मुझे फोन कर लेना, झिझकना मत। तो ये क्या? ये कंडीशनल है। उस पर्सन को हम फोन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कब? जब उसको दर्द हो, तब। अब हम ये नहीं कह रहे कि दर्द होगा ही, हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं दर्द नहीं हो सकता, हो भी सकता, हो जाए, जस्ट इन केस। अगर हो जाए तो फोन कर लेना, नहीं हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपना आराम से सोना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि ये कंडीशनल है, हमें पता है कंडीशनल है, और ये जो आप क्लॉज लिख रहे हो ना, ये क्लॉज आपकी इफ क्लॉज है। इफ लिखा नहीं गया, इन्वर्टेड फॉर्म में ये क्लॉज लिखी है, तो ये क्लॉज आपकी जो है ना, ये कंडीशन है, ठीक है।
कंडीशन का मतलब ये इफ क्लॉज है, ये आपका रिजल्ट है और ये सेंटेंस एक कंडीशनल है। तो यहाँ पर आप इफ लिखोगे, इफ कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। इफ क्लॉज में विल आता नहीं है, जब विल नहीं आता तो वुड भी नहीं आता, शैल भी नहीं आता, तो आंसर है शुड। शुड द पेन कम्स अगेन, तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, शुड द पेन कम अगेन, तो इसका मतलब हो गया शुड इफ द पेन, इफ द पेन्स कम अगेन, ये इसका मतलब, तो आंसर है शुड। और ये सीखना। अगला देखो, यू डैश डू होमवर्क नाउ यू कैन डू इट टुमारो। हम किसे कह रहे हैं, यू डैश डू होमवर्क नाउ यू कैन डू इट टुमारो, कल कर सकते हो, परमिशन है। आंसर बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, अगर मान लो यहाँ पे ना लिखा हो यू कैन डू इट टुमारो, क्या लिखोगे? अगर ये ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो यू डैश डू होमवर्क नाउ, हैड बेटर, डोंट नीड, डिडंट नीड, टू, नीड नॉट, क्या लिखोगे? अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज, ये जो हमें चार ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से एक ऑप्शन हमारा अनग्रामेटिकल है, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में आंसर नहीं बन सकता है, वो है ये वाला, क्योंकि डोंट हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है। नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करोगे तो आपको इसका इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वहां तो हमने इन्फिनेटिव लिखा नहीं है, वहां तो हमने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, डू। तो ये जो डोंट नीड है ना, ये तो आंसर हो नहीं सकता किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ये अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो वो तो हटा दो। हैड बेटर लिख सकते हैं, डिडंट नीड टू लिख सकते हैं, नीड नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। डिडंट नीड टू और नीड नॉट में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस ही कर लिया, ये है एक एक्चुअल फैक्ट, ठीक है, ये है ओपिनियन, ठीक है, नीड से रिलेटेड, नेसेसिटी से रिलेटेड, ये फैक्ट है, ओपिनियन है। हैड बेटर होता है वो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट एडवाइस, इमीडिएट ऑर्डर। अगर हम किसी पर्सन को कोई काम तुरंत करने के लिए एडवाइस या ऑर्डर करते हैं तो वहां पे हम हैड बेटर का यूज करते हैं। तो कुल मिला के अगर ये ना लिखा हो यू कैन डू इट टुमारो, तो हम ए ऑप्शन लिख सकते हैं, सी ऑप्शन लिख सकते हैं, डी ऑप्शन लिख सकते हैं। यू हैड बेटर डू योर होमवर्क नाउ, तुरंत करो अपना होमवर्क। हैड बेटर नाउ लिखा ना, तो इमीडिएट एडवाइस है कोई काम करने की, तो हम हैड बेटर लिख सकते हैं। नहीं नहीं, डिंट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउ लिखा है, वो दिमाग नहीं लगाया। ध्यान दो बच्चों, डिंट भी नहीं लिख सकते, डिंट लिखोगे तो पास्ट हो जाएगा ना, ये भी गलत है। तो हम ए और डी दो ही लिख सकते हैं, वो ध्यान नहीं दिया, नाउ लिखा है, देखो ये लिखा ना नाउ, तो नाउ लिखा है तो आप डिंट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि डिंट लिखने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप यूज नहीं कर सकते, टाइम आपका प्रेजेंट का लिखा हुआ है। तो हम ए या डी में से कोई भी लिख देंगे, ए भी सही है, यू हैड बेटर डू होमवर्क नाउ, और नीड नॉट भी सही है। डिफरेंस मीनिंग में है, यू हैड बेटर डू होमवर्क नाउ का मतलब हो गया कि हम किससे कह रहे हैं कि अपना होमवर्क अभी करो, नीड नॉट का मतलब हम कह रहे हैं कि अभी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू होमवर्क नाउ। तो अगर ये ना लिखा हो तो ये दोनों सही है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है, लिखा है ना भाई, लिखा है ना यू कैन डू इट टुमारो, तुम इसे कल कर सकते हो। तो अगर कोई काम ऐसा है जो हम कल कर सकते हैं तो फिर उसको आज ही करें, ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है। तो मान लो कोई काम ऐसा है कि कल नहीं कर पाओगे, तो आज ही कर लो तो कर लो, तो फिर तो वो नेसेसरी हो जाएगा ऐसा करना, लेकिन यहाँ पे जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो फिर आंसर लिखोगे नीड नॉट, यू नीड नॉट डू होमवर्क नाउ यू कैन डू इट टुमारो। अगले क्वेश्चन का आंसर होता हूँ, आई डैश वरी विदाउट नीड देन लिव विदाउट हीड। आंसर बताओ भाइयों बहनों। आनो रिवीजन इज ओवर, ऑल 5 चैप्टर्स, you don't need to revise them, but I would suggest that you revise them. Okay, and best of luck for the exam tomorrow.
या जस्ट पैक योर बैग। अब देखो, आई डैश वरी विदाउट नीड देन लिव विदाउट हीड। यहां पर आप देखोगे एक हमने देन लिखा है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। तो अब ये जो देन हम यूज करते हैं ना बच्चों, ये हम विल के साथ यूज करते नहीं, गलत। शुड के साथ यूज करते नहीं, गलत, ठीक है। वुड रादर जो है ये मॉडल ऑफ प्रेफरेंस है। हैड बेटर मैंने अभी आपको बताया था, इमीडिएट एडवाइस का मॉडल होता है कि किसी पर्सन को अगर हम कोई काम तुरंत करने के लिए एडवाइस या इंस्ट्रक्ट करें कि उसको ये काम तुरंत ही करना है, तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस के लिए वुड रादर का यूज करते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, कई बार बुक्स में एग्जाम्पल में दिया होता है, he would rather die, he would rather die than beg। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हो गए, एक ऑप्शन हो गया मर जाना, दूसरा ऑप्शन है भीख मांगना। तो ये उसने प्रेफर कर लिया, ये उसकी प्रेफरेंस हो गई कि मर जाएगा। भाई दो ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 1, ठीक है, ये है ऑप्शन 2, तो उसने अपना ये ऑप्शन पिक कर लिया कि मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं, ठीक है। तो वुड रादर का यूज हम करते हैं प्रेफरेंस के लिए। अब वहां देखो क्या लिखा हुआ है, आई वुड रादर वरी विदाउट नीड देन लिव विदाउट हीड। तो कहने की मतलब कितनी गहरी बात है, अगर तुम्हें समझ में आई हो पढ़ के कुछ। वरी विदाउट नीड और लिव विदाउट हीड, ये दो ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 1, ठीक है, ये है ऑप्शन 2, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है कि बेमतलब चिंता करो, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चिंता कर रहे हो। एक है कि बिना किसी परवाह के जियो, तो कह रहा भाई मैं चिंता कर लूंगा, भले ही जरूरत ना हो चिंता करने की, लेकिन मैं बेपरवाह लापरवाह वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। हीड का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें बिलीव करने वाला पर्सन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन है बिना जरूरत के चिंता करना, कि नहीं जरूरत है फिर भी बड़ी चिंता हो रही है, ठीक है। दूसरा है कि बिना किसी परवाह की जिंदगी जीना, कोई मतलब चीज का ध्यान नहीं रखना, कोई क्या करना है क्या नहीं करना है, बिना टेंशन की लाइफ जीना। तो वो कह रहा है मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, मुझे चिंता करना गंवा रहा है लेकिन मैं एमलेस लाइफ नहीं जी सकता, ठीक है। तो इसमें चूंकि प्रेफरेंस की बात हो रही है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा वुड रादर। दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन है डाई और बेग, वैसे वहां पे दो ऑप्शन है वरी विदाउट नीड, लिव विदाउट हीड। तो जब हम दो दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को प्रेफर कर रहे होते हैं तो हमें वुड रादर यूज करना चाहिए। और ये जो देन है ये वुड रादर के साथ यूज होता है, बाकियों के साथ यूज होता भी नहीं है। अगला देखो, द प्लेयर्स डैश प्ले फुटबॉल टुडे बिकॉज इट इज रेनिंग। द प्लेयर्स डैश फुटबॉल टुडे बिकॉज इट इज रेनिंग। बताओ भाई आंसर सभी लोग इसका। आंसर बताओ भाइयों। चल देखो सीखना, द प्लेयर्स डैश प्ले फुटबॉल टुडे बिकॉज इट इज रेनिंग। अब यहाँ पे लिखा बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, एक रीजन मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर ये रीजन है तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, उसका रिजल्ट। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा बहुत आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा तो सबको पता ही होगा कि बिकॉज कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है, ये रीजन को उसके रिजल्ट के साथ में, कॉज को उसके इफेक्ट के साथ में कनेक्ट करता है। तो अगर बारिश हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, द प्लेयर्स मस्ट नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, द प्लेयर्स कुड नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, कैन नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, नीड नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, बस इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि बिकॉज जो है ना वो कंजंक्शन ऑफ रीजन है, ठीक है, वो रीजन को रिजल्ट से कनेक्ट करता है। तो अब रिजल्ट आप क्या बोलोगे, नीड नॉट, नेसेसिटी नहीं है, तो ये नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, ये नेसेसिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कुड नॉट प्रेजेंट में यूज होगा नहीं, लिखा है ना टुडे, तो कुड नॉट हटा दो। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है,
कैन नॉट इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि, जैसे हमने लिखा इट कैन या इट में रेन टुडे। दूसरा हमने लिखा इट कैन नॉट, इट मे नॉट रेन टुडे। तो यहाँ पे है कैन, यहाँ पर है मे, यहाँ पर है कैन नॉट, यहाँ पर है मे नॉट। आंसर बताओ फर्स्ट में क्या सही, कैन या मे, दूसरे में क्या सही, कैन नॉट या मे नॉट, या दोनों सही है, कुछ भी सही। आंसर बच्चों अब देखो, बारिश होना क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना बारिश होना, तो मे सही है, कैन गलत है। ठीक, अब बारिश नहीं होना पॉसिबिलिटी है तो हमें लगा मेंट आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया मेंट तो यूज होता नहीं है, तो कैंट आएगा। वहां पे कैन गलत है, यहाँ पे कैंट सही है। होता क्या है, कैन नॉट का यूज हम करते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए जो इम्पॉसिबल है। अगर कोई काम ऐसा जिसके होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप मे यूज करोगे। लेकिन अगर कोई काम ऐसा जिसके होने के चांसेस नहीं है, तो आप मे नॉट मत यूज करना, क्योंकि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था किसी स्लाइड पे, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना हो कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, तो फिर कैन नॉट लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए, कैन नॉट, क्योंकि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। तो ये जो हमने लिखा है ना, द प्लेयर्स डैश प्ले फुटबॉल टुडे बिकॉज इट इज रेनिंग, तो सरकमस्टांसेस ऐसी नहीं है, बारिश हो रही है तो बारिश में फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, ठीक है, तेज बारिश मान लो हो रही है, पानी भरा है ग्राउंड में, तो ये सरकमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रही हैं कि यह काम हो पाए। तो अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। तो इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कांट का यूज करते हैं, ये इस एग्जांपल से समझना। तो कैन नॉट क्या शो करता है, इम्पॉसिबिलिटी, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। अब मस्ट नॉट मैंने आपको बताया था, ये प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है, कि अगर हम किसी को अलाउ ना करें, हम किसी को रिस्ट्रिक्ट करें कोई काम करने से, प्रोहिबिट करें कोई काम करने के लिए, तो मस्ट नॉट का यूज उसके लिए होता है, प्रोहिबिशन के लिए होता है। तो हम नहीं रोक रहे उन्हें, बारिश हो रही है इस वजह से वो नहीं खेल पाएंगे, हमारे मतलब हम नहीं मना कर रहे कि वो ना खेलें, बारिश हो रही तो वो खेल नहीं सकते, तो कैन नॉट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला देखो, चिल्ड्रन डैश टॉट टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, शुड हैव, मस्ट, हैड, बेटर, वुड। अब देखो यहाँ पे जो टॉट हमने लिखा है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म है तो या तो आप इसके साथ में परफेक्ट फॉर्म लिखोगे या पैसिव वॉइस लिखोगे, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो या तो परफेक्ट टेंसेज में यूज होती है, ठीक है, या वो पैसिव वॉइस में यूज होती है। जो वो परफेक्ट टेंसेज में यूज होती है तो उससे पहले हम हैव की फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखते हैं, पैसिव वॉइस में यूज होती है तो हम उससे पहले बी की फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो चिल्ड्रन है, ये टीच करेंगे रिस्पेक्ट करना, कि इनको टीच किया जाएगा, तो चिल्ड्रंस तो टीच नहीं करेंगे, मतलब चिल्ड्रन जो है वो नहीं सिखाएंगे ना किसी को रिस्पेक्ट करना, उनको सिखाया जाना है, तो हम एक्टिव फॉर्म यूज नहीं कर सकते। शुड हैव एक्टिव फॉर्म है, गलत है। मस्ट के साथ डायरेक्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, गलत है। हैड बेटर मॉडल होता है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, गलत है। शुड भी हमारा आंसर है, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अगला देखो, चल नेक्स्ट बताओ बच्चों, इन 100 years टाइम ह्यूमंस डैश आउट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, 100 सालों के टाइम में, ठीक है, तो मतलब हम एक यहाँ पे सिचुएशन बता रहे हैं जो अभी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 100 साल में ऐसा हो सकता है। इन 100 years टाइम क्या होगा, ह्यूमंस डैश आउट ऑफ वाटर, मस्ट हैव रन, शुड हैव रन, मे हैव रन, माइट हैव रन।
चलो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसका आंसर सभी लोग अपने आप बताओ। आया कुछ समझ में? चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना। जब हम मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, तो ये पास्ट का अजम्पशन होता है। ठीक है, मे हैव रन जो है ये भी पास्ट, ये अजम्पशन होता है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ कंप्लीशन। तो इनका यूज हम करते हैं किसी ऐसे इवेंट के लिए जो हो चुका होगा, उसको कंप्लीशन करने के लिए। शुड हैव जो होता है वो पास्ट की एडवाइस होती है, पास्ट की अनरियल सिचुएशन होती है। मैंने ये जो बातें ब्रैकेट में लिखी ना, हिंट है, इनके एग्जांपल्स मैं आपको ओरली बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। जैसे हमने लिखा मस्ट हैव का बता देते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, तुमने जरूरी मेरा नाम सुना होगा। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये काम पास्ट में हो चुका होगा, तो ये पास्ट का अजम्पशन है। शुड हैव रन, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी का मतलब उसको मुझे बता देना चाहिए था, पास्ट की अनरियलिटी है लेकिन उसने बताया नहीं। मे हैव, दे मे हैव फाउंड द बैग, हो सकता है उनको बैग मिल गया हो, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं उनको बैग मिल गया हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये सारी सिचुएशंस पास्ट की हैं, ये पास्ट का अजम्पशन है, ये पास्ट का गेस है, ये पास्ट की अनरियलिटी है, ये सब पास्ट है। लेकिन यहाँ तो ध्यान देखो, टाइम तो पास्ट का है नहीं है, तो लिखा इन 100 ईयर्स, ये तो टाइम फ्यूचर का है। तो अगर टाइम फ्यूचर का है, ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर है ये माइट हैव रन। ठीक है, तो माइट हैव रन जो हम लिख रहे हैं ना, ये पास्ट की एक सिचुएशन है जो हो सकती है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है बट एक वीक पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सर्टेन लॉजिक या फैक्ट नहीं दे रखा है जिसके बेसिस पर हम कहेंगे मस्ट हैव या जरूरी ऐसा हो जाएगा। ये एक वीक पॉसिबिलिटी है, एक वीक अजम्पशन है कि आने वाले 100 सालों में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो पानी है वो सारा पीने वाला खत्म हो जाए। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फोकस्ड रहिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक